एक बार मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। मैं विजेंद्र कुमार, हनुमानगढ़, राजस्थान से। मैं पिछले 14 इयर्स से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इससे पहले मैंने कई छोटी छोटी क्लासेस दी थी। और आज हमारी ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 100 आवर्स का रहेगा, 100 घंटे का। तो इसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग जो ज्वाइन है ग्रुप में, और मैंने एक दो बार पहले भी ऑडियो डाला था कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम, सिटी का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस काम को आप कल दोपहर तक कर दें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ से हैं। कल आफ्टरनून के बाद में कोई भी नया स्टूडेंट नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कल दोपहर से पहले करें। ताकि बीच में अगर कोई बीच में बाद में ज्वाइन करता है तो किसी भी तरह की दिक्कत जो आने वाली है, पहले क्या पढ़ा क्या किया, वो दिक्कतें ना आए। इसलिए कल दोपहर तक जो लोग ग्रुप में आएंगे, जो ज्वाइन करेंगे, जिन लोगों के नेम एंड सिटीज नेम, शहर के नाम मेरे पास आ जाएंगे, उन्हीं लोगों का ग्रुप रखा जाए। तो इसलिए सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को कंप्लीट कर दें। कुछ डाउट्स हैं लोगों के, कॉल्स आई थी मेरे पास कई कि सर ये बेसिक ट्रेनिंग है, इसके क्या चार्जेस रहेंगे, क्या फीस वगैरह रहेगी। तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि इस ट्रेनिंग के किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं। इसमें जो सिलेबस, मैंने पहले एक बार एक इंटरेक्शन क्लास हुई थी, तो मैंने उसमें बताया था। एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि इस ट्रेनिंग में एक्चुअली होने वाला क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जो, और जिस टॉपिक से हमारी शुरुआत रहेगी, वो टॉपिक है हमारा एनाटॉमी। नहीं आ रही थी, फिर वो 3-4 बटन आए, वो वाइट ह्यूमन एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम उसकी एक बेसिक नॉलेज रखेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए। कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करता है या इंडिविजुअल अपना ट्रीटमेंट करता है, तो हमें सबसे पहले हमारी बॉडी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो उससे हम शुरुआत करेंगे। हमारी स्टार्टिंग 4-5 क्लासेस एनाटॉमी की रहेगी, जिसमें हम मोस्टली तो पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और उसके बाद में इंटरनल ऑर्गन्स के जो सिस्टम्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका कहाँ क्या है, कैसे चेक करना चाहिए, वो सारी चीजें इसके साथ में आ जाएंगी। सेकंड टॉपिक रहेगा मेरिडियंस अकॉर्डिंग टू टीसीएम। टीसीएम के अकॉर्डिंग जो हमारी 12 मेरिडियंस हैं, उन मेरिडियंस को बॉडी पे
कहाँ से कैसे निकलती है, कहाँ दूसरी मेरिडियन से लिंक करती है, वो सारा का सारा हमारा मेरिडियंस का रहेगा। मेरिडियंस के बाद में हम लोग लेंगे सुजोक बेसिक। सुजोक बेसिक करने के बाद में मेरिडियंस जो टीसीएम मेरिडियंस है उनकी प्लॉटिंग जो सुजोक मेरिडियन पे सुजोक पे की गई हैंड्स पे, उस प्लॉटिंग को रीड करेंगे। अगर आपको सुजोक मेरिडियंस पे सही लोकेशन लेना है तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल मेरिडियंस की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे आपकी बॉडी में सिचुएटेड है, तब तक आप सुजोक मेरिडियन में उसकी सही प्लॉटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी मेरिडियंस के जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स तो हम लोग इसमें ट्रेनिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है फिर। लेकिन जो एक एक मेरिडियन के 4 5 7 10 जो भी पॉइंट्स होते हैं, उन सब की पॉइंट्स, वो लोकेशंस और उनको पॉइंट्स के यूजेस, हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, किस टेक्निक से यूज करेंगे, ओरिजिनल पे करेंगे तो कैसे करेंगे, और सुजोक मेरिडियन पे करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर एक्यूप्रेशर के फंडामेंटल्स, जैसे जांग ऑर्गन्स का आ गया, यिन यांग का आ गया, तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। फिर इसके साथ में एक्यूप्रेशर में या एक्यूपंक्चर में बहुत सी एडिशनल चीजें होती हैं, एडिशनल थेरेपीज आती हैं जिनका यूज हम लोग इसमें करते हैं। हमारा रिजल्ट अच्छा बना रहे उसके लिए, तो उसमें रहेगी कपिंग। कपिंग थेरेपी के जो बेसिक्स हैं वो कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, वो सारा कपिंग का मेथड। और मोक्षिबसन, मोक्षा कैसे करना, कहाँ पे करना, हैमरिंग की टेक्निक्स क्या रहेगी, और हैमरिंग के बेनिफिट्स क्या है, मोक्षिबसन के बेनिफिट्स क्या है, कपिंग के बेनिफिट्स क्या है, वो सारे के सारे आपको इस ट्रेनिंग में बताए जाएंगे। फिर पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसको आपको कैसे अटेंड करना है, क्या क्या चीजें आपको उससे पूछनी चाहिए, क्या रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, और किस तरीके से पैल्पेट करना चाहिए बॉडी को, क्या करके देखना, वो सारा एक पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उससे बातचीत करेंगे, वो सारा इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा। फिर कुछ मशीन्स जो हम लोग एक्यूपंक्चर में एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, उन मशीन्स की नॉलेज, और कुछ कॉमन डिजीज की प्रोटोकॉल तैयार करना। रेडीमेड प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, आप कैसे सर्च करेंगे, आपको कैसे पता लगे कि कौन कौन सा पॉइंट हमें चूज करना चाहिए, वो आपको इसके अंदर सिखाया जाए। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस। उसके बाद में हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, आज तो 26 मेरा डिसाइडेड था, इसलिए मैंने 26 से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। आगे जो हमारी क्लास रहेगी वो सैटरडे और संडे को रहेगी, और उसके बाद में हमारी एवरी वीक 3 डेज की हमारी क्लासेस रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी तक टाइमिंग ये डिसाइडेड है कि 8 to 10, बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं 2 घंटे लगातार पढ़ना, आदमी पढ़ नहीं पाता, मोनोटोनस हो जाता है, इसलिए हमें उसको इस शेड्यूल में हम इसको करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की तरफ से मुझे पूरी हेल्प मिलेगी, ताकि हम लोग मिल करके इस ट्रेनिंग को पूरा अच्छे से करें। और मेरा उद्देश्य जो है इसमें, अपनी नॉलेज को आप सब लोग इम्प्रूव करें, अपडेट करें। और प्रैक्टिशनर हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिशनर नहीं है, अपना फैमिली में अपना खुद का करना चाहते हैं, तो उसको अच्छे से आप उसको कर पाए। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन है आपके सामने, विजिबल है, दिखाई दे रहा है? कोई भी एक आदमी मेरे को बताए। थैंक यू। सबसे पहला आज का जो हमारा पूरा जो टॉपिक रहेगा, उसमें हमने लिया है डायरेक्शनल रेफरेंसेस। और फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जो हैं, मैटर करती हैं, उनको लिया है। उसमें आपके रहेगा फंक्शंस ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल सेकल्टन, अपेंडिकुलर सेकल्टन। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्शनल रेफरेंसेस। आप लोगों ने कभी एक्सरे देखे होंगे या एक्सरे आए होंगे, या डॉक्टर जब भी कोई एक्सरे रिकमेंड करता है, लिखता है, तो उसमें क्या चीजें वो देता है। आपने देखा होगा एपी व्यू से एक्सरे लिया गया, या लेटरल व्यू से एक्सरे लिया गया, स्काईलाइन व्यू से एक्सरे लिया गया। तो है क्या एक्चुअली उसमें व्यू क्या बनता है, किस तरीके से बनता है? तो इसमें ये बड़ा कॉमन है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनाटॉमी में सबसे पहले जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल जितनी भी पोजीशंस होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंटीरियर। छोटा किया जा सकता है। इंटीरियर व्यू, इंटीरियर व्यू है आपका फ्रंट का पार्ट। आपका जो फ्रंट है वो आपका इंटीरियर व्यू है। इसको एनाटॉमिकल, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, आपको कुछ भी आता है, मान लीजिए कोई मेरिडियन या कोई पॉइंट की लोकेशन आती है, तो उसमें वो लिखा हुआ आएगा बाकायदा कि भी इंटीरियर है, पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर जो है आपका, इसमें पिक्चर में दिखाया दिखाया जा रहा है, देखिए ये ब्लू कलर से इंटीरियर
इंटीरियर पार्ट, बॉडी का फ्रंट पार्ट जो है वो आपका इंटीरियर पार्ट। सेकंड, पोस्टीरियर व्यू, जो डोर्सल पार्ट है बॉडी का बैक साइड जो है वो पोस्टीरियर है। तो जब एक एपी व्यू से एक्सरे लिया जाता है जिसको बोलते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, तो वो आपका जो एक्सरे होता है आप या तो सीधे लेट के या उल्टा लेट के उस एक्सरे को लिया जाता है, तो उसमें एपी व्यू आता है। इसके अंदर कैसे आएगा वो आगे की क्लासेस में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिर सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट जो है आपका वो सुपीरियर, और जो लोअर पार्ट है वो आपका इंफीरियर है। ये टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आपके सामने कोई भी रिपोर्ट में, बड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आपको बहुत आराम से, आपको ये सारी टर्म्स याद रहें। कोई भी रिपोर्ट आपके सामने आती है या पेशेंट जब आपके सामने आता है या आप किसी भी पॉइंट को पढ़ते हैं, आपको किसी बुक में कोई मिलता है तो उसमें ये व्यूज सारे अगर आपको, ये टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो आप उसको सर्च करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आता है लेटरल, लेटरल साइड से, मतलब लेटरल व्यू आएगा आपका ये साइड का, ये पूरा का पूरा जो साइड है इसको हम लेटरल व्यू बोलते हैं। तो आपके ये क्लियर हुआ लेटरल साइड से। जब आपने एक्सरे देखा होगा कई बार स्पाइनल कोड का एक्सरे लिया जाता है तो उसमें पूरी स्पाइन यू कर्व लेके और उसमें दिखाई जाती है, तो वो आपका लेटरल व्यू आता है जिसमें वर्टिब्रास को आप देख पाते हैं। उसमें आपको अच्छे से लंबर का कर्व दिखाई जाता है, थोड़े थोरेसिक का जो कर्वेचर होता है वो दिखाई देता है, तो लेटरल व्यू से उसका वो एक्सरे आपका लिया जाता है। फिर आता है मीडियल। तो मीडियल में आपका मीडियल जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आर्म साइड में, दोनों आर्म साइड में फैली हुई है, और ये जो सेंटर, आर्म से सेंटर का जो पार्ट आप मीडियली, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपका मेन्युलस का टखना है आपके पैर का, आपके पैर का जो अंदर का टखना है उसको बोलते हैं मीडियल मेन्युलस, और जो बाहर का टखना है उसको बोलते हैं लेटरल मेन्युलस। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मीडियल आ गया, मीडियली है, मिडिल की तरफ, बीच की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, तो वो आपका मीडियल है। और लेटरल आपको मैंने अभी बताया साइड का, ये या जो दूर थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है वो आपका लेटरल हो गया। फिर लेते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल, अब इसमें प्रोक्सिमल और डिस्टल का जो एग्जांपल दिया है, जो बॉडी की तरफ आपका आ रहा है, आपके सेंटर की तरफ आ रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है वो प्रोक्सिमल, और जो दूरी पे है वो डिस्टल। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होती हैं आपको रिपोर्ट्स पढ़ने में, एक्सरे देखने में या एमआरआई देखने में, सब में आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने कॉमन सा उठा के उसको शुरू किया है, तो आप इन चीजों को बड़ा क्लियरली देख लें। जो लोग प्रैक्टिशनर है ऑलरेडी वो जानते होंगे, और कई बार कुछ प्रैक्टिशनर भी नहीं समझ पाते हैं हमें एक्सरे कैसे देखना है, ये कौन सा व्यू है, कैसे आया, हम कैसे उसको चेक करेंगे। तो ये सारी टर्म्स आपके सामने एकदम क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, सबसे पहले आता है बोन्स। बोन्स में फंक्शंस क्या हैं बोन्स के, हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है बोन्स का फ्रेमवर्क। बोन्स हमें हमारी बॉडी को एक फ्रेम देती है।
बॉडी को एक फ्रेम मिलता है बोन से। अगर बोन्स हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हम एक जिस एक पोजीशन में खड़े हैं उस पोजीशन में हम लोग खड़े नहीं हो सकते। सेकंड, अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स और टेंडन्स को अटैच करने का काम उसके रगों में मैंने आपको पहले भी कहा था कि भी आप अपने आप को म्यूट रखें ताकि किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं हो। तो प्लीज म्यूट रखें, अदरवाइज रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम थे सेकंड पॉइंट पे, अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। बोन्स हमारे मसल्स और टेंडन्स को अटैचमेंट देने का काम करते हैं। अगर बोन्स नहीं हो तो मसल्स और टेंडन्स अटैच नहीं होंगे और वो बोन्स के थ्रू ही पॉसिबल है। थर्ड, अलाउइंग मूवमेंट्स। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो विदाउट बोन्स पॉसिबल नहीं है। कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें बोन्स का बड़ा रोल होता है। बोन्स हमें मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। फोर्थ वन, फॉर्मिंग द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बनाते हैं बोन्स। कैसे? हमारा जो स्कल है, एग्जाम्पल लेते हैं खोपड़ी का, ब्रेन का, तो ब्रेन जो है वो हमारे बोन की एक कवरिंग बनी हुई है, उसके अंदर सेफ है। या हमारा जो थोरैक्स का है, रिब केज है, उसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट जो हैं वो सेफ रहते हैं। वो बाउंड्रीज देते हैं। पेल्विक रीजन का जो बोन्स का एरिया, उसके अंदर हमारे जैसे फीमेल्स का यूट्रस और ओवरीज, और मेल्स का भी यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये सारी चीजें बोन्स के अंदर सेफ रहता है। उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बोन्स का जो ढांचा बना है उसमें बोन्स का बहुत बड़ा महत्व है, रोल है। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन्स के अंदर, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोन्स का। मिनरल स्टोरेज, ये स्पेसिफिकली हम अगर लें तो कैल्शियम का स्टोरेज हमारे बोन्स में है। उसके अलावा कई तरह के मिनरल्स हमारी बोन्स में रिजर्व रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है किसी भी तरह की, तो वो हमारी बोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, जब बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलता है या कैल्शियम का इंटेक होने के बावजूद विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो बोन से कैल्शियम ब्लड को दिया जाता है। तो बोन से कैल्शियम ब्लड को दिया जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं और उससे हम समझ सकते हैं कि किन किन मिनरल्स और उसका स्टोरेज बोन्स करती हैं। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं बोन्स के। इसके बाद में
टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप की बॉन्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं लॉन्ग बॉन्ड्स। लॉन्ग बॉन्ड्स मोस्टली हमारी बॉडी में एक्सट्रीमिटीज में, हाथों और पैरों में मिलती है। लेग्स में फीमर, टिबिया, फिबुला, हाथों में ह्यूमेरस, रेडियल, अल्ना, ये सारी लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल है। तो लॉन्ग बोन्स में ये देखिए बीच में शाफ्ट होती है और इसकी दो एक्सट्रीमिटीज, ये ऊपर और नीचे दो एक्सट्रीमिटीज हैं और बीच में शाफ्ट होती है। तो ये एग्जांपल है लॉन्ग बोन का। सेकंड, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में हमारे कार्पल्स, जो रिस्ट जॉइंट होता है उसकी जो बोन्स आती हैं, ये बोन्स कार्पल बोन्स। तो ये शॉर्ट बोन्स होती हैं, छोटी बोन्स। और फीट में एंकल जॉइंट आ गया। एंकल जॉइंट में ये जो टार्सल होता है, ये टार्सल बोन्स है, ये शॉर्ट टाइप बोन्स। तो ये बोन्स का स्ट्रक्चर जब हमें पता होता है किस तरह की बोन कहाँ कहाँ पे, ये आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो इनके अंदर हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं इस एरिया में, इसी तरीके से इस एरिया में। तो जब ये पॉइंट्स हमें क्लियर होगा, जॉइंट हमें क्लियर होगा, तो हमें पॉइंट क्लियर होगा। तो हम उसके ऊपर किस तरीके से मैग्नेट एप्लीकेशन करते हैं, या फ्यूचर में एक्यूपंक्चर में जाएंगे तो किस तरीके से निडल्स का जो है वो एप्लीकेशन करते हैं, वो सारा का सारा आपको इसकी नॉलेज होने पे ज्यादा क्लियर रहेगा। बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। इसी सीक्वेंस में आगे आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इर्रेगुलर बॉन्ड्स। इनकी इर्रेगुलर है, कोई शेप ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, कोई इसका शेप का फिक्स नहीं कह सकते भी किस टाइप की बॉन्ड। तो इर्रेगुलर बॉन्ड्स में हमारे मोस्टली वर्टिब्रास, जितने भी हमारे वर्टिब्रास हैं वो इर्रेगुलर बॉन्ड में आते हैं। और उसके साथ में कुछ स्कल बोन्स, खोपड़ी की कुछ बोन्स आती हैं जो इर्रेगुलर टाइप में आती है। से वर्टिब्रा का ये आपका व्यू आया कौन सा, सुपीरियर इंफीरियर, और ये आया लेटरल। तो ओवरहेड व्यू लिखा है ना इसमें ऊपर से, और इसमें लेटरल साइड से लिया गया। इसलिए मैंने कहा आप जब कोई एक्सरे देखेंगे, आप करेंगे, तो आपको मिलेगा उसमें कि लेटरल व्यू। तो ये वर्टिब्रा, इसकी बॉडी, और ये पूरा का पूरा ये बोनी प्रोमिनेंस आ गया, जिसको हम लोग जब पेशेंट को उल्टा लेटा के जब स्पाइनल कॉर्ड को चेक करते हैं तो हमें ये पार्ट मिलता है। हम इस पार्ट को चेक करते हैं और ये अंदर है पूरा का पूरा। ये जो बॉडी है, यहाँ पे ये डिस्क होती है, तो डिस्क स्लिप डिस्क हो जाती है, कहते हैं ना स्लिप डिस्क होगी, डिस्क का हर्निएशन हो गया या डिस्क बल्ज हो गया, तो ये यहाँ पे डिस्क होती है और वो यहाँ से स्लिप कर जाती है, ये इस साइड में कर जाएगी। तो यहाँ पे ये नर्व्स होती है और नर्व्स पे कंप्रेशन क्रिएट करता है। तो हम लोग इस पार्ट को हाथ से चेक करते हैं और उसके बाद में कहते हैं भी ये 1.5 सुन या 2 सुन, जो एक मेजरमेंट की इकाई आगे आपको बताऊंगा, तो उसको इसी तरीके से इस साइड में नापा जाता है। इसके बाद में आता है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स में सबसे मेजर बोन तो है हमारी स्टार्नम, ये जो चेस्ट के एकदम बीच का, जिसके साथ रिब्स जुड़ी हुई रहती हैं, फ्रंट में इंटीरियर, ये पूरा का पूरा स्टार्नम। और चपटी बोन होती है और उसके साथ में रिब्स होती हैं, वो भी आपकी फ्लैट बोन्स है। और मोस्टली स्कल बोन्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी, मोस्टली कुछ एक बोन्स को छोड़ के, कुछ बोन्स हैं जो इरेगुलर शेप की हैं, और मोस्टली जो स्कल बोन्स हैं वो फ्लैट बोन्स में आती हैं। तो ये
जो आपका स्टर्नम है इसके भी 3 पार्ट हैं, तो आगे भी आपको मिलेगा। ये मेनोग्रीम हो गया, ये बॉडी होगी और ये जिफॉइड प्रोसेस हो गया। इसके बाद में हम लोग आते हैं सिस्मोइड बोन, पटेला नी है, ये तिल के आकार का बोन होती है, इसको बोलते हैं सिस्मोइड बोन। ये देख लीजिए, ये अपेक्स जो नीचे का पार्ट है, ये बेस, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। मीडियल मतलब अंदर की साइड का, नी के अंदर, और ये लेटरल आउटर पार्ट बाहर की साइड का। तो ये जो टाइप्स ऑफ बोन्स हैं, ये मोस्टली इस तरीके से ये सारी की सारी बोन्स हमने देख ली हैं। बेसिक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं, आगे जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ये सारी की सारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैं शुरुआत जो मेरी हुई थी आज से 14 साल पहले, वहां से जो मैं सीखते आया, मुझे लगा कि ये बातें शेयर करनी चाहिए। ये बड़े छोटे टॉपिक और इनको कोई शेयर नहीं करता, और बहुत लोग इसी वजह से पिछड़ जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद रखनी चाहिए, या याद रखने का प्रयास करना चाहिए। आप बार बार इसको रीड करेंगे, बार बार देखेंगे, तो इतने में याद हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इसको रटने की या उस तरीके से ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेन चीज सिर्फ यही है कि भी आपको इसको बार बार नजर में रखना है। अब बार बार जब इसको नजर में रखते हैं तो आप उसको याद कर पाते हैं, वो फिर आपके माइंड के अंदर बैठ जाता है कि ये क्या चीज है, कैसे आएगा, कौन सा व्यू आएगा, लेटरल व्यू आएगा, एपी व्यू आएगा, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू आएगा, वो सारी चीजें। फिर आपको बोन की शेप का जब आइडिया होता है, तो आप जो भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो बोन की शेप के अकॉर्डिंग कर पाते हैं। आपको पता लगता है ये पॉइंट कहाँ पे बोन के पीछे जाके मिलेगा, या बोन की लेटरल साइड में मिलेगा, मीडियल साइड में मिलेगा। तो उसको आप अच्छे से, जब तक आपको बोन की शेप का पता नहीं है, आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। अब हम आते हैं सेकल्टन सिस्टम में, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सियल सेकल्टन और दूसरा अपेंडिकुलर सेकल्टन। एक्सियल सेकल्टन जो ये पूरा ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा आपका एक्सियल सेकल्टन, इसमें आपका क्रेनियम आ जाता है, फेस की बोन्स आ जाती हैं, और आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक, कोसेक्स तक, और आपकी सारी रिब्स, ये रिब्स जो जुड़ी हुई है, मतलब सेंटर से, या यूं कहें स्पाइनल कॉर्ड से जो बोन्स डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, वो बोन्स आपकी एक्सियल सेकल्टन में आती हैं। जो एक ग्रुप है ये बोन्स का, एक्सियल सेकल्टन का, ये मैंने आपको इसमें शो कर दिया अच्छे से, आप इसको समझेंगे। और ये आगे ट्रीटमेंट में कैसे काम आएगा उसको आगे जाके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसको पढ़ने का हमें बेनिफिट मिला। और फिर आता है अपेंडिकुलर सेकल्टन। अपेंडिकुलर सेकल्टन में मैंने जैसे बताया था, ये जो सेंटर का पार्ट इसमें से गायब कर दिया गया, और बाकी आपको जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, दोनों एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर की बोन्स, और ये पेल्विक का पूरा पार्ट आ गया, और ये शोल्डर का पूरा पार्ट आ गया, इंक्लूडिंग क्लेविकल बोन्स। ये सारा का सारा आपका अपेंडिकुलर सेकल्टन। इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आप इसको, ये आपको इतना सिस्टम जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, इसको आपको देखना है, और आपको इसको समझने का प्रयास करना। आप इसको कंटिन्यू समझेंगे। इसके बाद में अभी एक बार हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के बाद में जो लोग पहले से मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, मैं रोजाना एक पॉइंट देता हूं, इनमें कुछ पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। ये पॉइंट किस तरीके से हमारे काम आते हैं, और हमें इनको कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो 5 मिनट का ब्रेक है, मिलते हैं
5 मिनट के बाद। नमस्कार साथियों, वापस कुछ आज कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा अगली बार से। आज के पॉइंट्स में K1 किडनी का 1 नंबर पॉइंट, इसकी जो लोकेशन है वो है सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन के बीच में। फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल बोन के बीच में आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इससे जो आपकी थर्ड टो है, इससे 1/3 सेकंड टो से 1/3, और हील का जो ये पार्ट है आपका, इससे 2/3 पार्ट पे इस लोकेशन पे मिलता है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक इमरजेंसी पॉइंट है। किसी भी तरह की इमरजेंसी में इस पॉइंट का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी एकदम से बेहोश हो गया, फेंट हो गया, चक्कर आ गया, गिर गया, हाई बीपी की वजह से गिर गया, डूबने की वजह से बेहोश हो गया, करंट लगने की वजह से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो बेहोश हो गया, तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। इस पे जब आप अच्छे से थोड़ा जोर लगा के मसाज करते हैं तो पेशेंट तुरंत रिकवरी करता है, एनर्जी और ब्लड का फ्लो एकदम सही हो जाता है और पेशेंट खड़ा हो जाता है। तो अगर किसी को इपिलेप्टिक सीजर आते हैं, इपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और उस टाइम पे सेम पॉइंट पे जब पेशेंट फेंट है, तो आप अगर इस पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर देके मसाज करते हैं तो पेशेंट 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर खड़ा हो जाता है। सेकंड, अगर हाई बीपी है और जस्ट उसको तुरंत नॉर्मल लाने का या थोड़ा डाउन करने का करना है, जैसे मान लीजिए कई बार बहुत ज्यादा 150, 160, 170 बीपी चला जाता है और तुरंत नीड होती है कि ये 10, 15, 20 पॉइंट तुरंत नीचे आ जाए, तो अगर आप इस पॉइंट पे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसाज देते हैं तो ये आपका बीपी जो है डाउन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। इसलिए ये पॉइंट हाई बीपी में बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है।
या किसी व्यक्ति को यूरिन अगर रुक गया है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो अगर इस पॉइंट पे प्रेशर दिया जाए, मसाज दिया जाए, या कोई एक मटर का सीड या चने का एक सीड इस पॉइंट पे लगा के पेशेंट को बोला जाए कि चलो वॉक करो, 10-15 मिनट वॉक करने के बाद में यूरिन बनना शुरू हो जाता है और यूरिन पास हो जाता है। K1 का उपयोग हम एक और जगह भी कर सकते हैं जिसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, बहुत बार हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रिपोर्ट्स आती हैं सीपी चाइल्ड है। क्या हुआ था कि ये बर्थ के बाद में रोया नहीं था 30 मिनट 20 मिनट, और उसकी वजह से उसके ब्रेन्स के किसी न किसी पार्ट के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से वो बच्चा रोता नहीं है। तो इस पॉइंट की अगर नॉलेज हो, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में लगता है कि नहीं रो रहा है, इस पॉइंट पर अगर उसके मसाज किया जाए तो बच्चा रोने लग जाता है। मतलब उसको जो ऑक्सीजन की नीड की वो रिक्वायरमेंट करता है, उसके लंग्स में, उसके हार्ट में और उसके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो वो रोता है। तो अगर बच्चा नहीं रोता है तो K1 इस पॉइंट पर अगर आप मसाज देते हैं तो बच्चा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। K1 पॉइंट का हर तरह की इमरजेंसी में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है K1 का, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, कई काम हम लोग या हमारे बुजुर्ग बड़े इस तरीके से करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होते हुए भी वो उस काम को करते हैं। जब बच्चा छोटा बेबी होता है तो उसके काजल डालते हैं आंख में, तो काजल डालने के बाद में उसके पांव के तलवों में ब्लैक कलर का एक टीका लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं ब्लैक कलर से, उसी काजल से। क्यों करते हैं सर? कभी आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। हम लोग कई काम ऐसे ही करते जा रहे हैं, हम उसके बारे में, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकते हैं, हम लोग उसको नहीं देखते। K1 जैसे कि मैंने आपको बताया किडनी का स्पेसिफिक पॉइंट है, और किडनी आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट का ऑर्गन है। किडनी आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करता है, कैल्शियम मैनेजमेंट का काम करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, लंग्स को सपोर्ट करता है। अगर आपकी किडनी वीक हो जाए तो आपको इनहेल करने में दिक्कत आती है, आप इनहेल नहीं कर पाते। तो किडनी के बहुत से फंक्शन होते हैं, और ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे छोटे बच्चे के जब ब्लैक कलर लगाया जाता है तो किडनी को टोन किया जा रहा है। इससे बच्चे का जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रोंग होता है, विल पावर स्ट्रोंग होती है। आदमी की जो विल पावर होती है, अगर आपकी किडनी स्ट्रोंग है तो आपकी विल पावर स्ट्रोंग रहेगी। विल पावर को स्ट्रोंग करता है, बोन की स्ट्रक्चर को स्ट्रोंग करता है, और आपकी पूरी बॉडी के जो सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल करता है। उसके साथ में ये आदमी के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। किडनी किडनी आदमी अगर किडनी वीक है तो आपकी विल पावर वीक रहेगी, आप सोच के चलते कुछ है और करते कुछ है। हम सोचते हैं मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन मैं 7 बजे से पहले नहीं उठ पाता हूँ। दूसरे दिन फिर सोचता हूँ, और मैं रूटीन में इसी फंक्शन को, इसी चीज को फॉलो करता जा रहा हूँ कि मैं कल उठूंगा कल उठूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है, क्योंकि आपकी किडनी स्ट्रोंग नहीं है। अगर आपकी किडनी स्ट्रोंग होगी तो आपने जो सोच लिया वो आप काम करेंगे। अगर आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप अपने कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप इस K1 पॉइंट पे ब्लैक कलर को अप्लाई करें, उससे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूर्ति होती है। ये कैल्शियम को पूरा करने का पॉइंट, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आजकल हर किसी में होती है। इससे आप अच्छे तरीके से
अगर इस पे मसाज करते हैं रोजाना रूटीन में, तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम किडनी करती है, और किडनी को आप टोन करते हैं तो वो टॉक्सिन्स भी अच्छे तरीके से बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये K1 जो पॉइंट है उसकी लोकेशन और उसके फंक्शंस, उसको आपको कैसे यूज करना है हाई बीपी में, किसी भी तरह की इमरजेंसी में, फेंट होने पर, बेहोश होने पर, इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर, डूबने पर, ये सारे के सारे काम आप इस पॉइंट से ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लोकेशन को याद रखिएगा और इसको यूज करके देखिएगा। सेकंड पॉइंट है किडनी का 3 नंबर पॉइंट। K3 मैंने ग्रुप में भी दिया था पीछे, ये भी किडनी को टोन करता है, किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से चलने वाला कमर दर्द है, बैक पेन, लंबर एरिया का पेन है, तो अगर आप K3 इस पॉइंट पे, ये आपका मीडियल मेलुलस है, मीडियल मेलुलस मैंने आज ही आपको बताया ना, मीडियल साइड और लेटरल साइड, ये आपका बिक्टो की साइड में ये आपका मीडियल मेलुलस, अंदर का टखना, और उस टखने की जस्ट बैक साइड में ये आपका जो टेंडन है उसके और मिडिल मेलुलस के एकदम बीच में K3 पॉइंट। अगर लोअर बैक पेन है, क्रोनिक है, तो इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से ठीक होता है। उसके साथ में अगर नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, नर्व्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो भी आपको इस पॉइंट को यूज करना चाहिए। ये इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, पूरी बॉडी की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने में, सिर्फ किसी एक नर्व के लिए नहीं है, पूरी बॉडी को, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए K1 K3 पॉइंट को आप चूज करेंगे। और अगर आप इस पे मसाज देते हैं या आप इस पे मैग्नेट अप्लाई करते हैं या आप कोई सीड अप्लाई करते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आप इस पे सिर्फ सीड अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह का मटर का, चने का सीड अगर आप इस पे लगा देते हैं, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। थर्ड, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन का रुकना पाना, आप यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, जैसे ही प्रेशर होता है आप टॉयलेट की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन यूरिन बीच में ही निकल जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सिंगल पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आप इस पे 3 से 5 मिनट तक सिर्फ मसाज देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत कम समय में मिलते हैं। अगर आप इसमें मैग्नेट अप्लाई करना चाहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के मामले में, या नर्व्स के मामले में, या क्रोनिक बैक पेन के मामले में, तो आपको वाइट साइड मैग्नेट की जो है वो अपसाइड विजिबल रहेगा, दिखाई देगा। येलो साइड स्किन के साथ टच करके अगर आप इस पे मैग्नेट लगाते हैं, तो ये आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। और अगर आप कलर थेरेपी यूज करते हैं, तो इस पॉइंट पे आपको ब्लैक कलर या ब्लू कलर अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका K3 जो है वो बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है इसके लिए। और क्रोनिक ल्यूकोरिया के लिए, क्रोनिक ल्यूकोरिया अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज में आपको नोटिस करने की चीज होती है कि इंफेक्शंस की वजह से या इंटरनल ऑर्गन की वीकनेस की वजह से, ल्यूकोरिया हमेशा ही मतलब इंफेक्शन की वजह से नहीं होता है। बहुत लोग अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपकी किडनी के वीक होने को इंडिकेट करता है। तो आप इस पॉइंट को, अगर इस सिंगल पॉइंट को क्रोनिक ये ल्यूकोरिया में यूज करते हैं, इस पर मसाज करते हैं, इस पे मैग्नेट अप्लाई करते हैं, या ब्लू और ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है।
आप इसके बहुत अच्छे परिणाम इसमें ले सकते हैं। उसके साथ में मेल्स की प्रॉब्लम्स में प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, शीघ्र पतन, या टेस्टिकुलर हर्निया, इंग्वाइनल कैनाल का हर्निया, उसमें K3 बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। अगर किसी को इंग्वाइनल कैनाल का हर्निया है मेल्स में, या टेस्टिकुलर हर्निया है, या प्रीमेच्योर एजेकुलेशन की दिक्कत आ रही है, तो इस पॉइंट को अगर आप यूज करते हैं, इस पे मसाज करते हैं, वही सेम चीज, ये पॉइंट मैं आपको टोनिफिकेशन के लिए एक बार बता रहा हूँ। तो आपको इसको टोन करना है व्हाइट कलर का मैग्नेट टेप के साथ, या ब्लैक और ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। अगर ये चीजें नहीं संभव है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पे सीड अप्लाई करें, एक मटर का सीड या एक चने का सीड। सिंगल सिंगल पॉइंट बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको आज की इस मीटिंग में डिस्कस किए हैं, आपने समझा होगा। आज फर्स्ट क्लास थी, इसलिए इसको मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं रखा, मैंने इसको शॉर्ट रखा है। और आगे से आज जैसे कुछ नेटवर्क का इशू था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी सैटरडे को, सैटरडे और संडे को 2 दिन कंटिन्यू क्लास रहेगी। अभी अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 आप मेरे से बात कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। K3 कैसे मार्क करेंगे? K3 की लोकेशन मैंने आपको बताई है अभी। मीडियल मेलुलस की जस्ट बैक साइड में चले जाइए, तो आपको K3 मिल जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है ज्यादा। किडनी 2 को आगे पढ़ेंगे, जब मेरिडियंस पढ़ेंगे तो किडनी 2 भी पढ़ेंगे। यस, कोई कुछ पूछना चाहता है? सुपीरियर व्यू में अपर पार्ट कहां से कहां तक आता है? एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है। सुपीरियर मतलब ऊपर का, तो सुपीरियर ऑलवेज ऊपर का नहीं। मतलब अगर आप मान लीजिए बॉडी में सिर्फ आप हेड ले रहे हैं, सिर्फ आपने हेड लिया है, फेस का आपने इतना पार्ट लिया है, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर हो गया। तो ऑलवेज वो एक उस कंडीशन में हमेशा वो चीज नहीं रहेगी। आपको उसको आगे, जब आप उसमें आगे जाएंगे, मैंने आपको सिर्फ टर्म्स दिए, एक बार आप इन टर्म्स को पढ़िए। सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल, है ना, ये सारी चीजें आप एक बार, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारी चीजें आप एक बार देखिए। आगे जब आप इसको आगे चलेंगे, तो हर कंडीशन में आपको हर बोन पे, हर पार्ट पे ये मिलेगा। ये उसका सुपीरियर, उसके इंफीरियर, उसके लेटरल, उसके मीडियल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते जाऊंगा। आज मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है, आप इसको सर्च करें। जब आप इसको सर्च करेंगे, तो ये आपको अच्छे से मिलेगा। फिर आगे हम इस पे बात करेंगे। दोनों फुट में, बिल्कुल दोनों फुट में K1 पॉइंट यूज होगा, दोनों में बराबर यूज करेंगे। दोनों में, दोनों साइड में, किडनी दोनों साइड में है ना, और मेरिडियन भी दोनों साइड में है। और दोनों फुट में जब K1 है, तो दोनों में ही यूज करेंगे। K1 कैसे मार्क करें? K1 की पिक्चर मैंने आपके सामने रखी हुई है, और उसमें आप देखिए, बड़ा आपको सिर्फ 2 बोन्स का पता करना है। ये दोनों मेटाटार्सल बोन्स हैं, सेकंड और थर्ड। और ये दोनों जहां ज्वाइंट हो रही हैं, जहां ज्वाइंट हो रही है, उससे जस्ट पहले आपको ये मिलेगा
अदरवाइज आप इस फुट को नापिए पूरा अच्छे से। ये आपकी सेकंड टो है, सेकंड टो से हील, इसके 3 पार्ट करिए और टो से 1/3 और नीचे से 2/3 पार्ट छोड़ दीजिए, बीच में आपके के बना जाएगा। आप इसको मेजर कर सकते हैं, फिंगर से मेजर कर सकते हैं, स्केल से कर सकते हैं, स्केल से भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। आप एक स्केल लीजिए, फिट का साइज लीजिए, उसके 3 पार्ट करिए, ऊपर से 1/3 छोड़ दीजिए, केवन मिलेगा, एकदम एक्चुअल लोकेशन आएगी, पिन पॉइंट। ऐसे ही K3 का बता दीजिए। K3 का मैंने बताया आपको, बहुत इजी है। आप अपने पैर के अंदर का जो टखना है, सबसे पहले उसको जज करिए। टखने का सबसे ऊपर जो बड़ा पॉइंट उठा हुआ है, सबसे उभरा हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट से आप जब पीछे की तरफ जाएंगे तो उस बोन को चेक करते जाइए। जहां पे बोन का एंड हो गया, वहीं से K3 स्टार्ट। जब आप अपने अंदर का जो टखना है मीडियल साइड का, उस टखने को पकड़िए, उस बोन को पूरा चेक करिए और पीछे की तरफ आपको चलते जाना है। जब आप पीछे की तरफ चलते जाएंगे, जैसे ही बोन से आप नीचे उतरते हैं, आपको एक डिप्रेशन मिलता है, उस डिप्रेशन में K3 पॉइंट। K1 पॉइंट से यूरिन रिटेंशन भी दूर होगा, बिल्कुल 100% होगा। अगर यूरिन रिटेंशन की कोई दिक्कत है या वाटर रिटेंशन की कोई दिक्कत है, तो K1 पॉइंट उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ, कोई क्वेश्चन किसी का? अब क्लास सैटरडे संडे को होगी। अगेन K3 में आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बड़ा इसको अच्छे से बताया, मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करता हूँ। आपका जो K3 पॉइंट, आपका मीडियल मेलुलस, अंदर का टखना, हमारा जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ टखना मिलता है। टखना समझ गए आप? इसी को मेडुलस बोलते हैं। तो अंदर का जो टखना है, उसमें जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ आएंगे तो आपको फुट मिलेगा, पंजा मिलेगा। नीचे जाएंगे तो आप हील की तरफ जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं तो आप नी की तरफ आ रहे हैं, तो आपको पीछे की तरफ जाना है। जैसे ही आप पीछे की तरफ जाते हैं, उसकी बैक साइड में जाते हैं, तो बोन से, उस मेलुलस से, उस टखने से नीचे उतरते ही आपको K3 पॉइंट मिलेगा। बाकी आगे जब आपको मेरिडियंस और ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो उसमें आपको और अच्छे से बताया जाएगा। और क्लास के बाद में जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी, उसमें आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करके बताई जाएगी। और कोई क्वेश्चन इस क्लास के रिगार्डिंग, इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग? आप अगर लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक बात आपको शुरू में कही थी, क्लास शुरू होती जो मैंने कहा, उसको फॉलो करिएगा। आप अपने नेम और सिटी के नेम मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, ताकि आपको पूरा उसको शेड्यूल किया जा सके। और कल के बाद में, कल दोपहर के बाद में ग्रुप में, क्लास में किसी भी न्यू स्टूडेंट की एंट्री नहीं मिलेगी। जब भी किसी पॉइंट में मसाज करें तो वो क्लॉकवाइज ही करनी है, नहीं ऐसा कंपल्सरी नहीं है। क्लॉकवाइज हम करते हैं टर्न करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं पर एनर्जी ऑलरेडी एक्सेस है और हमें उसको कम करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तब अगर मान लीजिए पेन है आपको, हेड एक टेम्पोरल हेड का, जैसे ये पार्ट आ गया, इस जगह पे पेन होता है एक्चुअली, ठीक है, बहुत बार शूटिंग पेन होता है, बहुत जोर से, यूं पैल्पिटेशन होती है, यूं लगता है जैसे कोई नस चल रही है।
तो यहाँ पे आप फिंगर रखेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। यहाँ क्लॉकवाइज करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको एनर्जी को रिड्यूस करना है। तो आपको एनर्जी ऑलरेडी एक्सेस है तो वहां पे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का उसी के अंदर आपको उसको समझना है। ये कैसे पता लगेगा कि एनर्जी कम है या ज्यादा है, इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग जो है वो रखी है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये पता लगाने के लिए ही मैंने ये ट्रेनिंग रखी है कि एनर्जी कम है या ज्यादा है, कैसे पता लगे, कैसे हम उसको चेक करेंगे, हमें कैसा पता लगेगा। हम लोग सूत ढूंढ रहे हैं, पेन है मतलब एक्सेस है, नहीं, पेन है तो ऑलवेज एक्सेस नहीं है, डेफिशिएंट भी हो सकता है। एवियन आजकल एक नई प्रॉब्लम चल रही है, नई बीमारी है काफी टाइम से वैसे तो, लेकिन ये कोविड के बाद में ज्यादा देखने को मिला है। जिन लोगों को स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ उनको एवियन हुआ, वेस्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट का, वहां पेन होता है, पेशेंट चल नहीं पाता है ढंग से, मूवमेंट नहीं होती है, हिप जॉइंट काम नहीं करता है। तो वो पेन है डेफिशिएंट टाइप का, एक्सेस टाइप का पेन नहीं है। मैंने पीछे भी एक बार बताया था शायद किसी क्लास में, अगर आपको ये चेक करना है एक्सेस है या डेफिशिएंट है तो एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या एलोपैथी की वर्डिंग थोड़ा सा नोटिस करेंगे। जिस किसी भी बीमारी के पीछे लगा सिस, मैंने जैसे बताया अभी एवियन का, वेस्कुलर नेक्रोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फाइब्रोसिस, तो एनर्जी डेफिशिएंट है, एनर्जी कम है। और अगर पीछे लिखा गया डिजीज में टिस, अर्थराइटिस, स्पोंडिलाइटिस, साइनोसाइटिस, तो एनर्जी एक्सेस है, उसको कम करना है। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, सुनेंगे इसको। जहां पे सिस लगा SIS, तो कहा टिस लगा TIS। जहां TIS लगा वहां एक्सेस है, इंफ्लामेशन है, और जहां सिस लगा, SIS लगा, वहां पे डेफिशिएंट है। यस, 3 मिनट और बात करते हैं, 3-4 मिनट। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी को कुछ पूछना हो? नो मोर क्वेश्चंस। नींद आ रही है सुमन को। टाइम भी हो गया सोने का ना? बिल्कुल सही बात है। चलो, ओके, मिलते हैं सैटरडे को। K1 पॉइंट कहां से ढूंढना है? मैंने बहुत अच्छे से पांव के तलवे में, पांव के तलवे में, ऊपर से नहीं नीचे से। तलवा कौन सा होता है पांव का? ये हथेली, ये हाथ का तलवा।
है ना, तो पांव के तलवे में आप लोग एक मैसेज मेरे को करिएगा ग्रुप में टाइमिंग को लेकर के। क्या ये टाइमिंग सबके लिए सूटेबल है? सबके लिए तो नहीं होता, कोई भी टाइमिंग सूटेबल नहीं होता है, लेकिन मेजोरिटी जिस तरफ जाएगी उस तरफ देखेंगे, है ना। तो आप लोग ग्रुप में टाइम डालिएगा, ये इवनिंग का ये टाइम सूटेबल है या डे टाइम में रखना है, आप मेरे को उसके लिए लिख दीजिएगा। और उसके साथ में मैंने जो बताया आपको, नेम एंड सिटी नेम, ओके, थैंक यू।